चलो वेरी गुड। जय जिनेन्द्र, आज मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस इन आर्किटेक्चर और इसमें मैंने कुछ कोशिश करी है आपको समझाने के लिए कि क्यों हमें फॉरगिवनेस जो हम बात करते हैं, जैनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो महावीर स्वामी ने कहा था, श्रमस्य वीरस्य भूषणम। तो उस प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ 3 साल पहले रिसर्च की थी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे गुरुदेव वैराग्यरति जी महाराज साहब के साथ। और फॉरगिवनेस में हमने कोशिश की थी कि आगम शास्त्रों में फॉरगिवनेस की क्या क्या डिटेलिंग है, आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्षमा करने से जीवन में क्या प्राप्त होता है, क्षमा होता क्या है और क्षमा करने से जीवन में क्या प्राप्त होता है। क्षमा करने से मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है, मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण भूत जीव और तत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव के प्राप्त हुआ जीव भावना के विशुद्ध बनकर निर्भय हो जाता है। So this is the overall concept of Shama in different context and different text of Jainism। और उसी को लेके मैंने आगे बढ़ा और मैंने ये डेफिनेशन बनाई है, forgiveness is an act of pardoning an offense and choosing to let go and resent and anger। तो मैं आगे की प्रेजेंटेशन में आपको ये बताऊंगा कि forgiveness is actually purging with a ritual of cleansing and purification। और ये पूरा प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं, इस प्रोसेस में जैनिज्म में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और जैनिज्म को छोड़ के अगर हम इन जनरल भी बात करें तो फॉरगिवनेस के क्या क्या महत्व है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये सिर्फ जैनिज्म में नहीं, हर प्रोसेसेस में, हर कल्चर में, हर रिलीजन की बात करें और हर कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमने फॉरगिवनेस को देखा है। हिंदू टेम्पल में आप देखें तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जहाँ पे हम झुकते हैं, डिवोटीज को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की एक परिभाषा को हम फॉरगिवनेस कहते हैं। अब फॉरगिवनेस आर्किटेक्चर में क्यों होना चाहिए और क्या आर्किटेक्चर फॉरगिवनेस कर सकता है, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैंने ये प्रोसेस को समझने की कोशिश की कि क्या हमें फॉरगिवनेस की एक स्पेस का क्रिएशन करना चाहिए और क्या वो जगह ऐसी हो जो हमें क्षमा करने में प्रेरित करे। तो इसमें तरह तरह के फॉरगिवनेस के प्रोसेसेस हैं और इस फॉरगिवनेस के लिटरेचर को इमोशनल फॉरगिवनेस, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इंटरपर्सनल, सेल्फ एक्सोनरेशन, फॉरबियरेंस, रिलीज, इन सब डेफिनेशन में मैंने इसको बांधने की कोशिश की है। फॉरगिवनेस मेरी एक किताब है इन आर्किटेक्चर जिसमें मैं ये पूरी डिटेल उसका ही आपको एक ब्रीफ समझा रहा हूँ। और क्यों, किस तरह से बिल्डिंग, किस तरह से थेरेपी सेशंस, किस तरह से कम्युनिटीज, मेडिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ये हमें बिल्डिंग एक पर्टिकुलर लेवल पे हमें मदद कर सकती है, उसकी हम बात करते हैं। बट उस स्ट्रेस को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये बॉडी के अंदर किस तरह से, माइंड के अंदर किस तरह से चेंज ओवर करता है। और इस चेंज ओवर को समझने के लिए हमने स्ट्रेस रिलीजिंग, स्क्रीन रूम, तरह तरह के लग्जरी इंडोर स्पा, इस तरह की बात मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे के कल्चर और तरह तरह के मेटाफर्स फॉरगिवनेस के कैसे हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फॉरगिवनेस इम्पैक्ट करता है शरीर और मस्तिष्क को, और ये पैरासिम्पैथेटिक होता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और ये एक हमारी हार्ट को खुश रख के, हार्ट में से जो रिलीज, एनर्जेटिक रिलीज है वो मदद करता है। इस तरह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये बायोलॉजिकली हमारे शरीर में एक गुस्सा, हॉस्टिलिटी को निकाल के हमें खुश करने में, रेस्ट और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छी चीज होती है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हेल्प्स यू रुमिनेट लेस। दैट मीन्स जो हम मेंटल हेल्थ, जो हम रिपीटेडली अपने माइंड में डिसऑर्डर और वो किसी के प्रति घृणा रख लेते हैं, उस प्रोसेस को निकालने में हमें फॉरगिवनेस मदद करता है। और फॉरगिवनेस क्रिएट करने में अगर आपका घर और आपका ऑफिस उसमें मदद करे तो ये बहुत तरह की थ्रोट चक्रास और विशुद्ध और अनाहत चक्र को खोलने में मदद करता है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। और इसके लिए हमने कुछ
कलर्स की भी डेफिनेशन ली है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो फॉरगिवनेस, व्हाट डज फॉरगिवनेस लुक लाइक, डज इट ए शेप एंड कलर? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो हमने एलिमेंट्स की बात करी, कलर, शेप, मटेरियल, सिंबल, ये फॉरगिवनेस में। क्षमा के लिए कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से एनिमल्स, स्टोन्स, शेप, ज्योमेट्री, और हम जिसको कहीं कहीं गॉड कहते हैं, कोई किस फ्लावर के कलर को हम फॉरगिवनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हमारे हाथों की मूवमेंट को भी हम फॉरगिवनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पर मैंने चर्चा की है मेरी किताब में। और उस किताब में समझाने की कोशिश की है कि सिंबल्स ऑफ फॉरगिवनेस क्या है। अलग अलग कल्चर में, नेटिव अमेरिका, मोपाटोपोटो, which is South African, then Kabbalah, Christian Holy Cross. These are all demonstration of forgiveness और क्षमा। शेप की बात करें तो हम जैन टेम्पल के ऊपर जो डोम देखते हैं, कैत्या के ऊपर एक सर्कुलर राउंड देखते हैं, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट शेप होता है फॉरगिवनेस का सर्कल। और सर्कल के नीचे, सर्कल के अंदर अगर आप बैठ के ध्यान करते हैं तो आपकी फॉरगिवनेस की उस मंडला का एनर्जेटिक बिहेवियर आपके शरीर में आपको रिलीज करने में मदद करता है। उसी तरह से मूवमेंट की हम बात करें, सर्कुलर आप मूवमेंट करें, प्रदक्षिणा करें, घूमें, तो वो मूवमेंट भी हमें लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट में दो तरह के फॉरगिवनेस को, इमोशनल और मेंटल फॉरगिवनेस का रिलीज होता है माइंड से, उसको भी हमने समझने की कोशिश की। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इनफैक्ट सूफी डांस जो वर्लिंग का होता है, वो भी फॉरगिवनेस को रिलेट करने में ही उस तरह से करते हैं। जैनिज्म में हम ध्यान की बात करें, प्रतिक्रमण की बात करें, क्षमा की बात करें, तो हम सर्कल फॉर्म करके मंडला में एक, हम ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन समय से और नियमानुसार में, एक सेंट्रल फोकल पॉइंट की तरफ बैठ के आप ध्यान करें और वो प्रतिक्रमण की भाव रखें, तो आपको फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस की प्रोसेस में सफलता मिलती है। अब एक एक सिस्टम से हम बात करेंगे। क्रॉस की बात, बीइंग अंडर द क्रॉस, अगेन शेप ऑफ फॉरगिवनेस, ये मैंने पहले भी दिखाया है आपको। तरह तरह के सिंबल्स हैं, स्वस्तिक है, धर्म चक्र है, ये सब इजिप्शियन अंक है, ये सब शेप्स हैं। उस शेप को अगर नेचर के साथ देखें तो जितने भी स्पायरल मूवमेंट वाले शेप्स हैं वो फॉरगिवनेस की शेप होते हैं। डेफोडिल, गार्डिनिया, व्हाइट ट्यूलिप, ब्लू। और आप बर्ड्स की देखें तो व्हाइट डोव और स्पैरो, जिनका फ्रैक्टल 18, 12, 13, 24, 9 और 14 है, मूवमेंट है, इसकी हम बात करते हैं। जो भी शेप हार्मोनिक्स और फ्रैक्टल के साथ 3, 12 और 24 के साथ जुड़ा रहता है वो फॉरगिवनेस का शेप होता है। उस शेप को हम अंडरस्टैंड करें और उसकी वाइब्रेटरी फीलिंग को लें तो हम इस पे फॉरगिवनेस की माइंड के अंदर भाव क्रिएट कर सकते हैं। इन शेप्स ऑफ फॉरगिवनेस को बहुत सारे आर्किटेक्चर थ्योरी में अगर देखा जाए तो उसको अगर वॉल्यूम दे दिया, 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल करने के लिए अगर वॉल्यूम दे दिया तो वो एक पर्टिकुलर डोम जैसा क्रिएट होता है, जो आपने लोटस टेम्पल में भी देखा है और दूसरे मंदिरों में देखा है, और डायनेमिक सिमेट्री को देखा है जो स्पायरल फॉलो करता है, वो आप उसको शेप ऑफ फॉरगिवनेस कहा जाता है। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अहमदनगर में, जो अहिल्या नगर का नाम से अभी जाना जाता है। उसमें गुरुचरण तीर्थ बना रहे हैं प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के लिए। स्थानकवासी जैन कम्युनिटी के बहुत बड़े सेंट हुआ करते थे प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। उनके मार्गदर्शन में आनंद ऋषि जी महाराज साहब की चरण पादुका के लिए एक पर्टिकुलर टेम्पल हमने डिजाइन किया है मेरे ऑफिस में, और मैंने इसमें पूरा डिजाइनिंग रोल, फॉरगिवनेस और शेप और ज्योमेट्री और फैक्टर का पूरा विश्लेषण तैयार किया है, और ये बनने में है। आप अगले साल इसमें आके इसमें वो वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे। इसी तरह बायो आर्किटेक्चर प्रिंसिपल को हमने इसमें जोड़ने की कोशिश करी गुरुचरण पादुका मेडिटेशन हॉल में। इसमें अर्थ फ्रीक्वेंसी, मटेरियल और शेप एनर्जी की बात करी, और इसमें बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर को इन्वॉल्व किया है, विच इज क्रिएटिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एनर्जीज एंड द बिल्डिंग। अगेन शेप ऑफ स्पायरल, फॉरगिवनेस की शेप, 24 पेटल 24 तीर्थंकर, 16 पेटल 48 भक्तांबर सोत्र को, 8 पेटल अष्टमंगल, 4 पेटल प्रिंसिपल ऑफ 4 जैनिज्म के जो मेन प्रिंसिपल है, दर्शन, भाव, चरित्र और तप। उन प्रोसेस को हमने डिफाइन करके स्टेप बाय स्टेप टोटल 52 पेटल्स तैयार किए हैं, और ये पेटल्स के अंदर ध्यान केंद्र है। जब आप ध्यान करने जाएंगे तो आप तैयारी से जाएंगे कि आपके शरीर में जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी, और फिर आप बैठ के जब ध्यान करेंगे तो आप
आपको सामायिक प्रतिक्रमण जो भी करना है वो करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि आर्किटेक्चर मदद करेगा। आर्किटेक्चर के साथ मटेरियल भी हमें हेल्प करता है फॉरगिव करने के लिए। ये कुछ मैंने मटेरियल के एग्जांपल्स दिए हैं, ये मटेरियल आपको फैसिलिटेट करेगा फॉरगिवनेस की। और इसके साथ मॉडर्न मटेरियल की भी बात करते हैं, बायोपॉक्सी, बसाल्ट, hempcrete block, graphene enamel block. These are also some material which can create the vibration if you make buildings out of these material. Bamboo और natural building material सबसे बड़ा सोर्स है। नेचर के साथ जाएंगे तो इंट्यूटिव वाइब्रेशन आएंगी, इंट्यूटिव वाइब्रेशन आएंगी तो आप बैम्बू में भी वाइब्रेशन समझ पाएंगे। साउंड ऑफ बैम्बू, रस्लिंग इन विंड, ये हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूना में ही। सुध वाटिका, सुध भवन के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए भी हमने यही पूरा प्रिंसिपल यूज किया है, फॉरगिवनेस और बैम्बू। मैंने बताया इस टॉपिक, इस चर्चा का विषय है कि आप अपने घर में फॉरगिवनेस कॉर्नर कैसे बना सकते हैं। तो ये कलर्स को यूज करें, सिंबल्स को यूज करें, शेप को यूज करें, और ब्लू और ग्रीन ये फॉरगिवनेस के बहुत इंपॉर्टेंट कलर हैं। और इसमें आपने देखा होगा बीजाक्षर भी मैंने दिखाए हैं। ये दोनों बीजाक्षर के साथ अगर ये कोने में आप एक सिंबल रख लें या अंडरस्टैंड कर लें, उस तरह का कलर करा लें, और वहां पे बैठ के अगर ध्यान करेंगे तो आप हार्ट और थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करके फॉरगिवनेस के भाव को निकाल पाएंगे, और यू कैन रिलीज वेल। तो ये सब प्रोसेसेस हैं। नेचुरल एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस इज वाटर, सब जानते हैं पानी में कितना ताकत है। प्रोपोर्शन, स्पेस की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन और स्पेस को हम देखें तो गोल्डन सेक्शन और एलिमेंट के साथ अगर हम जोड़ें तो शेप्स सिंगुलर और प्लूरल हो, उसमें भी हम पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बैठेंगे तो ध्यान करने में मदद मिलेगी। और इस प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। पोजीशन की बात करते हैं, एक्टिवली बात करते हैं, साउंड लेवल्स की बात करें, स्पेस टू रिलीज ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल फेस्टिवल, लेटिंग गो, पब्लिक अपॉलजीज एंड कम्युनिटी सर्विसेज। जापानीज एटिकेट में भी फॉरगिवनेस की एक पर्टिकुलर मुद्रा बताई गई है जहां हम झुक के बात करते हैं, और कहीं लोग इन सब चीजों को बैठ के डिस्कशन करते हैं कि फॉरगिवनेस को हम कैसे शरीर से निकालें। नीलिंग डाउन, क्रिश्चियन नीलिंग वाइल कन्फेसिंग, जैन नीलिंग ड्यूरिंग पोजिशन, हिंदू नीलिंग टू देवी, मुस्लिम नीलिंग फॉर नमाज। ये सब प्रोसेस है नीलिंग डाउन वो करने का, कि हम ध्यान करके एक हम हमारा समर्पण कर रहे हैं, जो भी गॉड है, जो भी ऑलमाइटी है, उसके लिए हम समर्पण कर रहे हैं, और समर्पण करके हम क्षमा की मांग कर रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस, जैसे मैंने बात किया, रिफ्लेक्टिंग सिचुएशन, मेडिटेशन केव्स होते थे पहले, भूटान में भी केव्स हैं, स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। अब्राहमिक, अब हम कल्चर्स की बात करें तो अब्राहमिक बुद्धिज्म के कल्चर में तिशुवाह का नाम से सिनेगॉग्स होते हैं, और वहाँ कन्फेशन के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। हम इस प्रोसेस में जू लोगों ने, और जूइज्म में, जिसको हम जैनिज्म और जूडिज्म कहते हैं, तो जूडिज्म के प्रोसेस में आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस वेयर दे स्टार्ट teaching each other and understand what are the sins and how do we release the sin. ये प्रोसेसेस हैं, उस तरह के पानी की जगह होती है उनके पास, वाटर के सिस्टम होते हैं, उन्होंने जगह बनाई है अपने सिनेगॉग्स में, अपने म्यूजियम्स में, कि किस तरह से हम फॉरगिव कर पाए। जूडिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट वॉल है, वेस्टर्न वॉल है कोटल में, जेरूसलम में, जहाँ पे लोग अपना माथा टेकते हैं वेस्टर्न वॉल में, और क्षमा मांगते हैं, क्षमा और कनेक्ट होते हैं नेचर से, और उससे ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल हेरिटेज है। सिमिलरली आपने देखा होगा कन्फेशन बॉक्स क्रिश्चियन चर्चेज में, इसका भी पर्पज वही होता है। अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं चैपल्स के, किस तरह से क्रिश्चियनिटी में वाटर को भी यूज किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन बैप्टिज्म एंड कम्युनियन, जहाँ पे फॉरगिव करके शरीर के अंदर से नेगेटिविटीज निकाली जाती है और हीलिंग की जाती है। इब्राहिम, इस्लामिक कल्चर में भी रिकंसिलिएशन, गोइंग टू चैरिटी, आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, फॉरगिवनेस इन रमजान, ये सब प्रोसेसेस भी उसमें बड़ी अच्छी तरह से बताए गए हैं मुस्लिम वर्च्यूज में, कि हाउ टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड। उनके यहाँ एक स्पेसिफिक जगह होती है, और उस जगह पे बैठ के ये प्रोसेसेस करते हैं। ये कुछ मॉस्क हैं इजराइल के, जहाँ पे जाके उन्होंने स्पेसिफिक प्लेसेस बनाई थी फॉरगिवनेस की, अपने मॉस्क में, अपनी
रिलीजियस स्पेसेस में। बाहाई कल्चर में भी फॉरगिवनेस का 19 डे का फीस्ट होता है, फॉरगिवनेस एंड फास्ट का। तो हमारे यहाँ 9 दिन या 7 दिन होता है, 10 दिन होता है, उनके यहाँ 19 दिन का ये फीस्ट होता है। और बाहाई कल्चर में भी ये बहुत प्रिविलेंट है। और आपने देखे होंगे टेम्पल्स बाहाई के, जहाँ पे ये पर्सनल रिफ्लेक्शन और प्रेयर और फॉरगिवनेस के लिए स्पेशल श्राइन्स बनाए गए हैं। मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में फॉरगिवनेस की जो परिभाषा चल रही है उसको हम समझें और समझने की कोशिश करें कि ये हर कल्चर में सेइंग आई एम सॉरी, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, मेकिंग अमेंड, लेटिंग गो, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और ये पूरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये एक पर्टिकुलर ट्राइब है, उसको माओला बोलते हैं वहाँ पे अफ्रीका में। और इस इन हवाईन प्रैक्टिस, सॉरी, और हवाईन प्रैक्टिस में फॉरगिवनेस किस तरह से मांगी जाती है उसके बारे में बताया गया है। और ट्रेडिशनली किस तरह से प्रोसेस को हम डिफाइन कर पाते हैं, किस तरह से आज की मॉडर्न कंडीशन में भी लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से फॉरगिवनेस डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारे देश के बाहर और विदेशों में किस तरह से समझते हैं, इसको मैंने बताया। और अब मैं आपको फॉरगिवनेस इन हिंदू कल्चर, धार्मिक सिस्टम में किस तरह से फॉरगिवनेस की प्रोसेसेस होते हैं, और गंगा माता को हम किस तरह से मानते हैं कि वहाँ डुबकी लगाएंगे तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। गंगा की डुबकी, अभी आप लोग कुंभ में गए ही होंगे और वहाँ एनर्जीज को देखा होगा। तो ये कुंभ में भी ये फॉरगिवनेस के लिए ही एक पर्टिकुलर वाटर एलिमेंट की बात की, योगा की बात की, और अलग अलग जगह पे हिंदू उसमें प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, रिसेंटमेंट टुवर्ड्स अदर्स एंड लेट गो को समझने के लिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोप भवन का था महाभारत में। और ये कोप भवन इसीलिए बनाया गया था कि वहां पे जाके अगर कोई नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो उसमें उस जगह पे जाएगा और दूसरा आदमी जिसने उसको नाराज किया है वो वहां पे आके उनसे क्षमा मांगेगा। तो वाइब्रेशन वैसी थी कि आप नाराजगी में वहां जाएंगे और क्षमा की भाव लेके आपसे जिनसे आप नाराज हैं। तो ये क्वीन कैकेयी गई थी और दशरथ वहां पे आए थे। ये पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा, समझा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इनका पर्पज आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आर्किटेक्चर था, ये बिल्डिंग थी, ये रिफॉर्म्स थे, ये शेप्स थे, ये ज्योमेट्रीज थी जिसने प्रोसेस को संभालने की कोशिश की। वैष्णो देवी, केदारनाथ की यात्राएं, ये सब यात्राएं भी फॉरगिवनेस मांगने के लिए है। स्पिरिचुअल स्पेसेस में हम पिलग्रिमेज जाते हैं फाइनेंस के लिए। बुद्धिज्म में तो बड़ी डिटेल में समझाया गया है। जो मॉनेस्ट्रीज बनी है उनकी आर्किटेक्चर ही इस तरह से है कि वहाँ झुक के ध्यान करके बुद्धिज्म को प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और मेडिटेट करते हैं। इस तरह से अलग अलग कल्चर, जापानीज कल्चर की बात करें, हम हिंदू कल्चर की बात करें, और इन सब प्रोसेसेस को समझें तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम फॉरगिवनेस को आगे हमारे सिस्टम में डाल सकते हैं और स्तूपा को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दिशाओं की बात करें तो पार्डनिंग की दिशाएं होती है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये दोनों हवा और अग्नि की दिशाएं हैं जो हमारी एनर्जी को रिलीज करती है। स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी होती है, क्योंकि मून की एनर्जी होती है, वायु की, वो रिलीज करती है। और रिलीज की एनर्जी नॉर्थ वेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी सिस्टम को समझते समझते हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जैनिज्म के कल्चर में आते हैं। प्रदूषण आप जानते हैं, मिच्छामी दुक्कडम की हम बात करते हैं, क्षमावाणी की बात करते हैं, उत्तम क्षमा की बात करते हैं। यह अहिंसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और फॉरगिवनेस उसका एक एसेंशियल एलिमेंट है। फर्जिंग की मैंने पहले बात कर ली थी, इसकी बात हमारी हो चुकी है। और इस प्रोसेस को डिफाइन करते हुए मैंने कुछ काम किए हैं और इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी की तरफ ले जाता हूँ। ये गुनिया जी मंदिर का हमने केस स्टडी किया था, यहाँ पे पुराने मंदिर को तोड़ के नया मंदिर बनाया जा रहा था। गौतम स्वामी का गुनाया भी कहते हैं, ये बिहार में जगह है यहाँ पे गौतम स्वामी को मोक्ष या उनको निर्वाण मिला था। और उस प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया जा रहा है पुराने मंदिर के तोड़ के। उस प्रोसेस को बचाने के लिए हमने ओल्ड मंदिर में एनर्जेटिकली कंट्रोल किया और उसकी मूल स्थान की वाइब्रेशन को न जाने देने के लिए उसको बांधा और इंस्ट्रूमेंट लगाए। और ये प्रोसेस में हमने पूरा ओल्ड टेम्पल और न्यू टेम्पल के बीच में जो मॉर्फोजेनिक कनेक्शन था उसको कायम रखा, ताकि पुराने मंदिर
टूटने के बाद भी नए मंदिर को वो भाव दे सके, जो सालों से वहाँ पे लोगों ने आके क्षमा मांगी है, और वहाँ पे हजारों प्रदूषण हुए और कितने ही पंच कल्याणक हुए, उन सब की वाइब्रेशन रिटेन रहे। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने ये काम किया था, और उस सिस्टम को मैं डिफाइन करने के लिए गुनिया जी के टेम्पल का एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने उसमें काम किया। आज की तारीख में फॉरगिवनेस की बड़ी सारी स्कोप है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, विलेज बिल्डिंग, सब जगह कहीं ना कहीं हम एक कोना, एक एंट्री, एक एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग स्पेस बना सकते हैं, जहाँ पे हमारा स्टाफ, हम, हमारे दोस्त, हमारे बिजनेस एसोसिएट, अगर गलती हो जाए तो वहाँ थोड़ी देर बैठे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और एनालाइज करें कि हमने क्या गलती की और उससे बाहर निकले। तो इस तरह की चीजें बनाई जा सकती है अगर आप आर्किटेक्ट हैं और आपके पास आर्किटेक्चरल कम्युनिटी का सपोर्ट है, या आप कुछ बना रहे हैं ऐसी चीज, तो वहां पे कोशिश करें कि एक फॉरगिवनेस का कोना बनाएं। और ये फॉरगिवनेस पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एक्सीडेंट्स, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ फॉरगिवनेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर में आपको ये स्कोप है कि इन सब चीजों के लिए आप फॉरगिवनेस की स्पेसिफिक, इस फॉरगिवनेस की नीड है। आप कुछ केस स्टडीज बताना चाहूंगा। अभी तो मैंने कल्चर की बात की, सिस्टम की बात की, ऐसे कुछ फॉरगिवनेस टेम्पल्स, फॉरगिवनेस चैपल्स, होलोकास्ट म्यूजियम है दुनिया में, जहाँ पे इस बात को प्रेरित करके लोग उसको 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 रियलाइज करते हैं, और कम्युनिटी को डेवलप करके लोग मिलके इस बारे में चर्चा करते हैं कि फॉरगिवनेस, और एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो ये एक चैपल है। फिर एक ये सिमेट्री है, जहाँ पे नॉन न्यूरो आर्किटेक्चर विच यूज द साइंस टू क्रिएट फॉर्म्स एंड दैट ऑफर सेंसेशन एंड परसेप्शन causing emotion to users to showcase the impact of architecture on the brain and ये मदद करता है किस तरह से आप वहां से एनर्जेटिकली फील करें, रिलीज करने की। योगा स्टूडियो है जहाँ पे सेंटियागो में, जहाँ पे सेल्फ फॉरगिवनेस इन्वॉल्व लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड वनसेल्फ, सच एज सेल्फ ब्लेम और सेल्फ हेट्रेड। थ्रू योगा वन कैन मेडिटेट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद इन। ये एक प्रोसेस है। एक कलकत्ता में रेसिडेंशियल स्टूडियो है, उस तरह से ही इनको बनाया गया है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब करे और एनर्जीज को चेंज करे। कोतोरू में एक पर्टिकुलर, ये भी कोलकाता का एक पार्ट है, नेशनल म्यूजियम का प्रोजेक्ट है कोलकाता के आगे, और ये स्टिमुली करता है, डिजाइन करता है कि किस तरह से वाइब्रेशन को हम समझें। ये कुंदन रिट्रीट है, ये पूना में है, जहाँ भी इस तरह की वाइब्रेशंस को समझने की कोशिश की गई है मटेरियल के थ्रू। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट ऑन स्पेसेस एंड द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू कैल्विन, एंड व्हाई Jains lack space of forgiveness. Jain temples are spaces for praying to Tirthankaras and Siddhas to receive blessing. Traditionally, Jains used to repent in jungles in Bihar, now known as Bihar, then known as Bihar. तो जंगलों में जाके आप रिपेंट करते थे। कैन बी नॉट क्रिएट स्पेसेस विच कैन हेल्प जैन्स फॉरगिव? कैन बी नॉट क्रिएट ए यूनिवर्सल बिल्डिंग ऑफ फॉरगिवनेस रिस्पेक्टिव टू रिलीजन? तो मेरा केस स्टडी यही है, मेरा आज का प्रोसेस का प्रेयर यही है कि आपको ये बताएं और आपके थ्रू इस बात को आगे बढ़ाएं। जो भी लोग सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचें और इसको बढ़ाएं कि हम किस तरह से जैनिज्म का एक समा मंदिर बनाएं। इतने मंदिर बन रहे हैं, इतनी धर्मशालाएं, इतने स्पिरिचुअल सेंटर्स बन रहे हैं, म्यूजियम्स बन रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन कोई भी क्षमा मंदिर की बात नहीं करता है। तो मैंने एक केस स्टडी करी और ये पता करा कि प्रोटेक्टेड साइट क्षमा मंदिर का क्या होना चाहिए। तो मैंने ये देखा, रुजुवाली का रिवर के पास, केवल ज्ञान की, जहाँ पावापुरी के आसपास, बर्थ प्लेस ऑफ कुंडलपुर महावीर स्वामी का, वहां हम स्पेस लेके एक फॉरगिवनेस के मंदिर बनाए, नालंदा गया बिहार के आसपास, और उसका पूरा मैंने कॉन्सेप्चुअल डिजाइन दिया है। ये डिजाइन आप देखेंगे मेरी किताब में और डिटेल में है, किस तरह से ब्रह्मस्थान को खुला रखें, किस प्रपोर्शन में काम करें, अंदर क्या क्या हो, आलोचना मंदिर से लेके क्षमा वन हो, योगा पवेलियन हो, क्रिस्टल्स हो, ब्रेकिंग यार्ड हो, और उस तरह से फॉरगिवनेस डार्क रूम, क्रिस्टल, जेंट्स क्राइंग रूम, लेडीज क्राइंग रूम, यू रिलीज, यू स्क्रीन, यू ब्रेक थिंग्स, सो दैट आपके अंदर के जो भाव हैं, जो घृणाएं हैं, जो ईर्षाएं हैं लोगों के प्रति, वो खत्म हो और एक दूसरे को हम संभाल पाए। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है मॉर्निंग का, कॉन्टेम्पलेशन का। अगर किसी का कोई बड़ा नुकसान हो गया है, कोई चला गया है आपका लव्ड वन, तो आप रिलीज कैसे ग्रीव करें और कैसे मौन करें,
और कैसे यादों को हटाएं अपने शरीर में और बर्डन ऑफ ग्रीफ को लाइट करें, उसके लिए भी हम स्पेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, किस तरह से बनेगा ये, क्या होगा, उसका सिस्टम क्या है, और ये सब सिस्टम्स को हम कैसे जोड़ पाएंगे, और पुराने शास्त्रों को, पुराने रेफरेंसेस को ला के आज नए सिस्टम में हम कैसे बनाएंगे, इसका पूरा रिसर्च है ही। और ये कॉन्सेप्ट क्षमा मंदिर का डिजाइन है, उस डिजाइन को हम सोचें और समझें। और ये मैं आगे कंक्लूड करके बताना चाहता हूँ कि भाव इज ऑलरेडी देयर टू स्पीक फॉरगिवनेस, एड्रेस द सिंस ऑल रॉन्ग डूइंग एंड रिकॉल एंड गिल्ट, रिकॉल द गिल्ट, ब्रिंग आउट द रॉन्ग पर्सन इनसाइड। ये बात मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर बैठे हुए शैतान को अगर बाहर निकालना है तो हमें क्षमा भाव के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। और वो क्षमा भाव को जोड़ने के लिए एक आर्किटेक्चर, एक स्पेस, एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। The speech should bring in energy. It does not block old information. It should have wind energy and let things come out, and more movement of energy is necessary. And the conclusion is we should create centrifugal vibration जो हमें रिलीज करने में मदद करे। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस प्रोसेस में बात करते हैं। ये किताब मैंने जो लिखी है, ये किताब आपको मिल सकती है वैराग्यवती जी महाराज साहब के द्वारा और प्रमाण ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा इसका विमोचन हुआ है, एक पूना में और एक इंदौर में। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जानने के लिए अगर आपको एक किताब की जरूरत हो तो आप ये किताब अमेजन से बुलवा सकते हैं, या हमारे ऑफिस में इसको फोन करके आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और यही बात कहने के लिए मैंने आज आपके बीच आया था, और इस बात को छोटे समय में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताब यहाँ मेरे पास है, आप देख सकते हैं। और इस किताब को अगर हमें समझने की कोशिश करनी है तो इस किताब के थ्रू हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बात के साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, और आप सभी को नमस्कार।